दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर एनपीसीआईएल का है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का, और राउत भाटा राजस्थान साइट का है। 2019 का ये पेपर है और मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रीशियन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए ये पेपर इम्पोर्टेंट है। आप इस पेपर को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है और कुछ ईजी क्वेश्चन भी है, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नया भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चन आपको कारण सहित हम उत्तर बताएंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और आज का हमारा नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ओम के नियम के लिए सही सूत्र का विकल्प चुनें। बहुत साधारण सा है। ओम ने क्या कहा था कि V बराबर I इंटू R होता है। आप देखेंगे और कोई भी फॉर्मूला इसमें सही है ही नहीं। सेकंड सवाल है हमारा कि 47 किलो ओम और 10% टॉलरेंस की आवश्यकता हमें है। बताइए प्रतिरोधक पर रंगों का क्रम कैसा होगा। देखिए दोस्तों 10% जो है ना टॉलरेंस, ये चांदी की होती है, राइट। अब यदि हम चांदी को देखें तो ए और बी ऑप्शन में ही चांदी दिया हुआ है, बाकियों में तो है नहीं। गोल्डन है, गोल्डन की 5% होती है, इसका मतलब ये तो आएंगे नहीं। अब बात करें 47 किलो ओम की, तो 4 और 7 हमें डिजिट बनाना है। तो 7 जो होता है ना वॉयलेट यानी बैंगनी का होता है, तो येलो, वॉयलेट, ऑरेंज और सिल्वर, ये इनके रंगों का क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। बहुत साधारण है, 4 डायोड होते हैं। हाफ वेव में 1 होता है और फुल वेव सेंटर टेप में 2 होते हैं। ट्रांजिस्टर के बेस क्षेत्र पूछा है, तो सबसे हल्की बेस की डोपिंग होती है। सबसे अधिक जो डोपिंग होती है वो एमिटर की होती है। कलेक्टर की मॉडरेटली होती है। यदि भौतिक साइज के बारे में बात करूं तो बेस का साइज सबसे छोटा, कलेक्टर का सबसे बड़ा और एमिटर का मध्यम होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल, अर्धचालकों में सबसे अधिक किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। नंबर 2 पर आता है जर्मेनियम। आगे सवाल पूछा, ये अच्छा न्यूमेरिकल बनता है दोस्तों, कि एक एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो 50 है। इसे ओसिलेटर बनाना है, फीडबैक फैक्टर का मान कितना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ओसिलेटर के लिए बरखासन ने कहा था कि जो फीडबैक फैक्टर है उसका मान इकाई होना चाहिए, यानी लूप गेन जो है वो यूनिटी होनी चाहिए। तो अगर अपन बात करें कि a इंटू बी का मान जो है वो 1 होना चाहिए। ये जो बीटा होता है ना, ये कहलाता है फैक्टर। जब बीटा ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, 1/a करना है। a का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो 1/, एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना है, 50। बहुत साधारण सा है ना। क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1/50। आगे सवाल पूछा कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है वो आउटपुट के वोल्टेज को प्रभावित करती है। कौन सी अनरेगुलेटेड पावर है। देखिए लोड करंट है वो भी आउटपुट को करेगी, और इनपुट वोल्टेज भी यदि अनरेगुलेटेड है तो वो भी आउटपुट को प्रभावित करेगी। इसीलिए हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई को यूज करते हैं, ताकि जिनर डायोड लगा करके, ताकि आउटपुट में हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिले और लोड धारा में कोई परिवर्तन ना हो। यानी सी ऑप्शन रहेगा, ए व बी दोनों। आगे सवाल पूछा कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें होल की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक इंट्रिंसिक जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक कहलाता है, और इसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। वहीं एक्सट्रिंसिक यानी पी टाइप और एन टाइप की बात करें तो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग होते हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के रूप में देखे जाते हैं। आगे सवाल पूछा कि ट्रांजिस्टर में बेस करंट जो है वो एमीटर की कितनी है। बहुत कम होती है, लगभग 5% होती है दोस्तों। बेस में बहुत कम धारा चलती है, एमीटर से कलेक्टर की ओर करंट फ्लो होता है। आगे सवाल पूछा कि जब एक ट्रांजिस्टर डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है तो किस में काम में लेते हैं। सक्रिय क्षेत्र में काम में लेते हैं इसको अपन, एक्टिव रीजन में, जहाँ इसका पहला जंक्शन एमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स में होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जिनर डायोड को सामान्यतः कैसे काम में लेते हैं। तो हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हमेशा जिनर डायोड को काम में लेते हैं,
और इसके लिए इसको हमेशा रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर जो है कॉमन एमीटर प्रकार का, उसमें करंट के लिए वैल्यू कैसी रहती है। बहुत साधारण सा है। एमीटर करंट जो होती है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के योग के बराबर होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। आगे सवाल पूछा कि पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टर है, करंट कैरीज कौन होंगे। जो मेजोरिटी में होते हैं वही उसमें करंट कैरियर कहलाते हैं। अब देखो 2P है ना, और N जो है वो वैसे भी बेस में है तो इसकी डोपिंग कम है। इसका मतलब हो गया कि जो होल है वो मेजोरिटी में है। क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। PNP में होल के कारण धारा का प्रवाह होता है, जबकि NPN अगर होता तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता। आगे सवाल पूछा कि 100 ओम का एक प्रतिरोधक है, 0.3 एम्पीयर की धारा इसमें से प्रवाहित होनी चाहिए। इसकी 100 ओम के साथ वाटेज रेटिंग बताइए कितनी हो, ताकि इसमें करंट जो है वो 0.3 एम्पीयर प्रवाहित हो। फिर सीधी सी बात है, पावर पूछा है, आई और आर दोनों दे रखे हैं, आई स्क्वायर इंटू आर करेंगे। आई का मान है 0.3, यानी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 100 करना है, राइट। जब आप देखेंगे तो आंसर अपना इसका आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 0.3 को जब आप 0.3 से करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.09। तो कैलकुलेशन करके जब आप मिलान करोगे ना तो उत्तर 9 वाट आएगा, जबकि ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है। भाई आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो ये देख सकते हैं कि 100 ओम का रेजिस्टर है जिसमें से 0.3 एम्पीयर की धारा चलनी चाहिए। इसके लिए 100 ओम का रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना है, तो आप उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए सीरीज में करंट बराबर होती है, तो इस 100 ओम का जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगेगा उसमें भी से भी तो 0.3 एम्पीयर का ही करंट फ्लो होगा ना। तो आई स्क्वायर इंटू आर करके आप उसकी पावर निकाल सकते हो। 9 वाट आती है ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर 10 वाट ऑप्शन की ओर आपको जाना होगा। आगे सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा सक्रिय घटक नहीं है। जो एक्टिव कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग होने वाले सभी कंपोनेंट होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, SCR, डायक, ट्रायक, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये पैसिव घटकों की श्रेणी में आते हैं। आगे सवाल पूछा कि पावर सप्लाई ऑफ हो जाने के बाद में अपना तथ्य खो देने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं, तो उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं वोलेटाइल, एक को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है उतार चढ़ाव या अस्थिर या अस्थायी। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट या स्थायी। और वोलेटाइल की अगर मैं बात करूं तो रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल होती है, जबकि रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है ये नॉन वोलेटाइल होती है। आगे सवाल पूछा है कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो मोस्ट सेंसिटिव टू एयर टेम्परेचर होता है। ट्रांजिस्टर तापमान के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, ध्यान रखना। टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तुरंत ट्रांजिस्टर नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तो हमें हीट सिंक का उपयोग करना होता है। आगे सवाल पूछा है CPU के मेन दो पार्ट कौन से होते हैं। CPU के मुख्य घटकों में कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। CU और ALU। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट CPU के पार्ट माने जाते हैं। आगे सवाल पूछा है कि सभी वर्गों के एम्पलीफायर में सबसे कम दक्षता किसकी है, तो क्लास A एम्पलीफायर जो है इसकी सबसे कम होती है, लगभग 35% के आसपास इसकी एफिशिएंसी होती है। वहीं क्लास C की सबसे अधिक मानते हैं, लगभग 78% तक इसकी दक्षता मानी जाती है। ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 है, आउटपुट की रिपल फ्रिक्वेंसी पूछी है तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी जो है वो इनपुट की 2 गुना होती है। आगे सवाल पूछा है कि 20 सेकंड में एक चालक में एक बिंदु से 40 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, धारा बताइए। तो I बराबर Q/T हो जाएगा। 40 कूलाम का आवेश 20 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा का मान कितना हो गया, 2 एम्पियर या फिर 2 कूलाम प्रति सेकंड। आगे सवाल पूछा है कि 1 ओम और 2 किलो ओम के प्रतिरोधक 12 वोल्ट सप्लाई के साथ समांतर में जुड़े हैं। 2 किलो ओम के प्रतिरोध में मिली एम्पियर में धारा कितनी प्रवाहित होगी। देखो भाई, I बराबर V/R का फॉर्मूला लगा देना, उत्तर आ जाएगा। 12 वोल्ट है और 2 किलो ओम्स है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक बार किलो को हटा देते हैं क्योंकि आंसर सीधा सीधा मिली में कर देंगे।
भी 1000 से डिवाइड करना मतलब होता है मिली आएगा। तो अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आंसर आता है, यानी 6 मिली एम्पियर करंट उसमें से प्रवाहित होगा। आगे सवाल पूछा है कि 40 इंटू 10 की पावर -3 किसके बराबर है। तो माइनस की 3 जो होती है ना, ये मिली के इक्वल होती है, यानी इसको हम 40 मिली एम्पियर भी लिख सकते थे, या फिर 40 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। आगे सवाल पूछा है कि किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड 10 माइक्रोसेकंड है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम होता है, यानी 1/टाइम। टाइम है 10 की पावर -6 माइक्रोसेकंड का मतलब यही होता है ना। ये माइनस का 6 जो है कैलकुलेशन के दौरान ऊपर चला जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, एक जीरो इसमें से कट जाएगी, यानी 10 की पावर 5 सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। अब सॉरी हर्टज इसका उत्तर हो जाएगा, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। 10 की पावर 5 का मतलब है एक के आगे 5 जीरो होना, तो उत्तर डी हो जाएगा 100 किलो हर्टज। कैसे, 2 जीरो तो 100 में है और किलो हर्टज में तो 3 जीरो किलो में है, टोटल कितनी हो गई 5 जीरो। आगे सवाल पूछा है कि जिनर डायोड सामान्यतः कैसे लगाया जाता है। तो हमेशा रिवर्स बायस में ही होता है जिनर डायोड, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर अपन इसको यूज करते हैं। आगे सवाल पूछा है कि RL सीरीज सर्किट है, उसमें धारा बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ क्या संबंध होना चाहिए। देखो भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। करंट तब बढ़ेगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस घटे, ठीक है, क्योंकि कॉइल में धारा प्रवाह का विरोध जो करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा, धारा बढ़ेगी, यानी फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए, घटाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। आगे सवाल पूछा है कि आपको कौन सा प्रतीक दिखाया गया है। देखो ट्रांजिस्टर है, एमीटर बेस कलेक्टर, 3 सिरे दे दिए, तीर का निशान अंदर है तो एन अंदर होगा, यानी PNP प्रकार का ये ट्रांजिस्टर है। आगे सवाल पूछा है कि वोल्टेज रेगुलेशन की गणना कीजिए जहां नो लोड पर 20 वोल्ट और फुल लोड पर 19.8 वोल्ट है। नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100 फॉर्मूला लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान कर लेना, आंसर आएगा 0.01%। ए उत्तर करेंगे, ए ऑप्शन के साथ जाना होगा। आगे सवाल पूछा कि ट्रांजिस्टर में बीटा DC 250 है और बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर है, कलेक्टर धारा का मान बताइए। देखो बीटा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। अब कलेक्टर करंट कैलकुलेट करना है तो बीटा इंटू बेस करंट कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। बीटा कितना है 250, बेस करंट कितनी है 20 माइक्रो एम्पियर, तो जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये उत्तर कितना आएगा 5000 माइक्रो एम्पियर। अब 5000 माइक्रो है तो 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, मिली हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। आगे सवाल पूछा है कि इनपुट वोल्टेज के संदर्भ में ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज का फेज कोण कितना होता है। 180 डिग्री मानता हूँ भाई मैं हमेशा, क्योंकि मैंने नो लोड वाला ट्रांसफार्मर में आपको कार्य प्रणाली करवाया हुआ है। मान लीजिए कि ये V1 है तो इसके बदले एक फाई उत्पन्न होता है, इस फाई के कारण से एक वोल्टेज उत्पन्न होती है सेकेंडरी में जिसको E2 बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होते हैं। आगे सवाल पूछा कि ए और बी 2 मीटर है, जिसमें ए मीटर का FSD 80 मिली एम्पियर और बी मीटर का FSD यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 60 मिली एम्पियर है। सही विकल्प कौन सा है। देखिए जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन एम्पियर में कम होगी ना, वो मीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इतना सा ध्यान रखना। बी मीटर की सहनशीलता अधिक है, मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि किलो ओम प्रति वोल्ट जो प्रतिरोध है ना, वो 60 मिली एम्पियर वाले का ज़्यादा है। और हम सब जानते हैं कि मापी में उच्च सुग्राहिता वाला जो होगा वो ज़्यादा शुद्ध रीडिंग देता है, यानी जिसका किलो ओम प्रति वोल्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो किलो ओम प्रति वोल्ट जिसका ज़्यादा होगा FSD उसकी कम होगी, तो फिर वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सीधा से ये ध्यान रखें, जिसका धारा FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन सबसे कम है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आगे सवाल पूछा LCD का पूरा नाम, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, सबको आता है। पी पदार्थ में डोपिंग, तो
3 संयोजकता वाली लेते हैं और 3 संयोजकता के लिए सी ऑप्शन कर देंगे। एन के लिए पेंटावोलेंट हो जाती। और अगला सवाल पूछा कि वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जिनर डायोड को कैसे जोड़ेंगे। देखिए जिनर डायोड वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए सीरीज में लगेगा, जिसकी रेटिंग हम बढ़ाना चाह रहे हैं उसके सीरीज में लगेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए सवाल पूछा कि केवल एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग करके निम्न में से कौन सा डिजिटल लॉजिक गेट बनाया जा सकता है। देखिए एक ट्रांजिस्टर का यदि आप उपयोग करेंगे तो आप नोट गेट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो, क्योंकि इसको अपन नोट गेट की तरह यूज ले सकते हैं, सी ऑप्शन रहेगा। और आगे सवाल पूछा ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर तो 0.48 होता है, वहीं हाफ वेव का अगर पूछ लेते तो 1.21 होता है। और कॉमन एमीटर जो है इसका दूसरा नाम पूछा है तो इसको कॉमन कलेक्टर का, तो इसको एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और काफ़ी बार हम करवा चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम इनको देने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखो सवाल पूछा है कि जो पीएन जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं। साधारण पीएन को एवलांचे बोलते हैं और जिनर डायोड जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको जिनर ब्रेक डाउन बोलते हैं। इनकी थ्योरी की क्लास मैंने कंप्लीट पहले लगाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। डेसिमल संख्या 26 + 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करना था। देखिए 26 और 27 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 53। अब जब 53 का बाइनरी करना है तो आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। जब 2 का भाग देंगे तो शेषफल आप साथ में लिखते जाना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 2 का भाग देना है, जैसे 2 का भाग 53 में पहले देंगे तो 26 आएगा, एक शेषफल आ गया। फिर 2 का भाग देंगे तो 13, 0 शेषफल। फिर 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा और एक शेषफल। इस तरह से करके जब आप देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा इसका सी, 110101। आगे सवाल पूछा है कि उच्च प्रतिरोध सीरीज में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर के कौन से मीटर के रूप में काम मिलेंगे। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जब लगाते हैं तो वो वोल्ट मीटर होता है, समांतर में कम मान का जब लगाते हैं तो वो एमीटर होता है। बहुत साधारण सा है, पहले भी हमने पढ़ा है। आगे सवाल पूछा है कि एक कॉमन मोड गेन वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसकी कॉमन मोड गेन सामान्यतः कितनी होती है। वैसे तो 0 होती है पर ऑप्शन नहीं है इसलिए बहुत कम में जाएंगे। कॉमन मोड का मतलब क्या है, कॉमन मोड का मतलब है इनपुट के बराबर आउटपुट होना, यानी 5 वोल्ट इनपुट में दिए तो 5 ही वोल्ट आउटपुट में मिल रहे हैं, इसलिए कोई गेन इससे हमें प्राप्त हुआ ही नहीं। आगे सवाल है ओसिलेटर के रूप में काम करने के लिए एम्पलीफायर की लूप गेन कितनी होनी चाहिए। देखो 0 होनी चाहिए, ऑप्शन नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि 360 डिग्री होनी चाहिए, ये उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा कि सीआरओ की स्क्रीन पर टाइम के संदर्भ में, डिवीजन के संदर्भ में जो एक वेव की वोल्टेज दिखाई देती है वो कौन सी है। सीआरओ पीक टू पीक वोल्टेज का मापन करता है, ध्यान रखना, सी उत्तर आएगा। थर्मोकपल क्या नापता है, तो तापमान मापने के काम आता है। 2 वोल्ट के 5 सेल समांतर में जुड़े में टोटल वोल्ट कितनी होगी, 2 ही वोल्ट होगी। क्यों, समांतर में वोल्टेज बढ़ती नहीं है, सीरीज में होती तो 10 वोल्ट हो जाता। ट्रांजिस्टर में सिरे कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 लीड बाहर निकलती है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है, रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा दिखाया हुआ है, डायोड है, एनोड के तोड़ सामने पड़े। बैटरी और कैपेसिटर तो हो नहीं सकता और ट्रांजिस्टर में 3 सिरे होते। 1.2 ओम का प्रतिरोध है, धारा 30 एम्पियर है, वोल्टेज का मान कितना होगा, कैलकुलेशन कर लेना, 36 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। क्यों, V = I/R करना है, बहुत साधारण है। और समांतर सर्किट में टैंक परिपथ किसको बोलते हैं, तो LC सर्किट जो होता है उसको टैंक सर्किट बोलते हैं, सी उत्तर आएगा। बस दोस्तों यही थे 50 क्वेश्चन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर कर दो। व्हाट्सएप, ट्विटर आप जो भी यूज़ करते हैं, फेसबुक, सब जगह पर शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं।